फैला हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन गेम जो है वो किसी को भी कंगाल कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जाल कहां तक फैला हुआ था? आज बिल्कुल देखिए, पूरे देश में इस गेमिंग ऐप को लेकर लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर एक तरीके से पॉपअप भेजे जा रहे थे कि आप इस गेमिंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप लाखों और करोड़ों रुपए जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये पूरी अपनी मार्केटिंग करते थे, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करें, कोलकाता की बात नहीं करें, जितनी भी मेट्रो सिटीज थे वहां पर इस गेमिंग ऐप के जो कंज्यूमर थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। और यही कारण था कि जब साइबर यूनिट को इस पूरे मामले में जानकारी मिली और जब यह पता लगा कि ये जो खेल है तकरीबन 400 करोड़ तक पहुंच गया है, तो ईडी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की 2023 मई में, और उसके बाद से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ये वो लोग थे जो कि अपने फोन्स के जरिए, अपने डेस्कटॉप के जरिए अलग अलग गेम्स जो है वो खेला करते थे। फीविन गेमिंग देश भर में भी इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने 400 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस मामले पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बताते हैं आपको दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें आपको कि 2 बदमाश इस दौरान घायल भी हुए हैं। दिल्ली के ख्याला इलाके का यह मामला है, जहां 2 बदमाशों को पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ख्याला इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के बीच बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश विकास और रमेश घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस को बदमाशों के पास से हथियार, कई मामलों में पुलिस को दोनों की तलाश थी, हथियार भी मिले हैं पुलिस को। ये वो जगह है जिस जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम विकास और रमेश बताया जा रहा है। दोनों ही घायल हैं और दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस इनको पकड़ने के लिए गई थी, इन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने इनके पैर पे गोली मारी, जिससे दोनों के पैर में चोट लगी है। दोनों के पैर में गोली लगी है, दोनों घायल हैं। इनका नाम विकास और रमेश बताया जा रहा है। और चलिए इसी बीच आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया। इसके बाद 23 सितंबर को आरोपी अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मार गिराया गया। मंगेश एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस से कई सवाल किए जा रहे थे, एसटीएफ पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन आखिर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और चप्पल में कैसे मुठभेड़ हुई, ये मुख्य तौर पर बड़ा सवाल था। मंगेश यादव की जाति यादव होने के कारण भी एनकाउंटर के आरोप लगे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब दिया गया यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश द्वारा। देखिए, सुल्तानपुर लूटकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव है। एसटीएफ और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कर रही हैं, उन्हें धर पकड़ रही हैं। इन पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी किए जा रहे हैं। बात करने के लिए एसटीएफ के मुखिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े चेहरे अमिताभ जी मौजूद हैं। सर, क्या स्टेटस है सुल्तानपुर लूटकांड में? आज के दिन क्या स्टेटस है सर? सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती में कुल 14 अपराधी प्रकाश में आए थे। इनमें से 3 अभी भी वांछित हैं। ये 3 वो अपराधी हैं जिन्होंने दुकान के अंदर घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा अन्य अपराधी सपोर्टिंग रोल में थे और इस गैंग का जो सरगना है वो भी बाहर से पूरी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा था, उसका संचालन कर रहा था। 3 अपराधी जो वांछित हैं उनकी तलाश की जा रही है। उन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और बाकी अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है सर, उसके बाद काफ़ी विवाद होता दिखता है, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगते हैं या तमाम कास्ट को लेकर बातें की जाती है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे एलिगेशन को? पॉलिटिकल एलिगेशंस का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो भी अपराधी इसमें शामिल थे वो सभी पेशेवर थे। ये गैंग अंतर्राज्यीय गैंग है डकैती का, और इस गैंग ने थोड़े दिन पहले ही गुजरात में एक बड़ी बैंक डकैती की थी और उस गैंग का अनावरण भी हुआ था, वहाँ जेल भी गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो गुजरात में और सुल्तानपुर में लगभग एक ही था। इन्होंने 2 मोटरसाइकिलों की चोरी की और उसी मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया था। यहाँ सुल्तानपुर में इन्होंने एक गेट अवे व्हीकल अलग से रखा था, क्योंकि जैसे ही घटना के बारे में जानकारी पुलिस को होती तो ये अलर्ट साउंड हो जाता, इसलिए इन्होंने मोटरसाइकिल के अलावा एक अन्य व्हीकल रखा था जिसमें सारा माल और अपराधी बैठ करके
फरार हो सकें। तो संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण हो चुका है। काफ़ी हद तक माल की बरामदगी हो चुकी है। गोल्ड जितना भी गया था उतना सारा बरामद हो गया है। सिल्वर के बारे में अभी थोड़ी बरामदगी और शेष है, लेकिन चूंकि 3 अपराधी और अभी वांछित हैं, उनसे हो सकता है कि और बरामदगी हो सके। परिजन सर, अनुज सिंह के परिजन, चाहे मंगेश यादव के परिजन हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज एलिगेशन लगा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर का। इसे कैसे देखते हैं? हमारा अगर हम सोशल कॉजेज़ के लिए एक्टिव हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी इस तरह के अपराध की ओर अग्रसर नवयुवक हैं, इनको एक तो कानून के दायरे में लाया जाए, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उनके परिवार को प्रेरित किया जाए कि वो फरार न रहें, और इसके अलावा अपराध की दुनिया छोड़ दें। समाज में काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब हो गई हैं। मेहनत करें और समाज को भी, देश को भी आगे बढ़ाएं। जो अपराधी फरार हैं, पुलिस पर फायर करते हैं, पुलिस से मुठभेड़ करते हैं, तो फिर ये पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि उनके खिलाफ एक्शन लें। और कभी कभी कुछ केसेस में इन अपराधियों की मौत भी पुलिस मुठभेड़ में हो गई है। सर, एसटीएफ को लेकर तमाम बातें कही गई, सोशल मीडिया पर फुल फॉर्म के संग भी जाति को जोड़कर देखा गया। ये सब तमाम जो आरोप हैं, इकबाल पर क्या असर पड़ता है? आप टीम को लीड करते हैं, जो साथी हैं जो तमाम एनकाउंटर्स में अपना फ्रंट पर लड़ते हैं, अपनी जान हथेली में लेकर लड़ते हैं, उनके इकबाल पर क्या असर पड़ता है इस तरीके के आरोपों से? पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ लगातार संगठित अपराध के खिलाफ काम कर रही है। ये एक बहुत ही यूनिक तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ जो कार्रवाई कर रही है उस पर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 12 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका पांडे भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, चाइनीज ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ी बड़ी खबर जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है और ईडी की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, देखिए 400 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़ा जो है उसको लेकर यहां पर खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चाइनीज गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और यहां पर 400 करोड़ के फर्जीवाड़े को लेकर जानकारी मिली है। क्रिप्टो पर बड़ी कार्रवाई की गई है, ये जानकारी मिल रही है। चाइनीज गेमिंग ऐप क्रिप्टो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गेमिंग का खेल ईडी करेगी फेल और ईडी की तरफ से ही ये कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। 400 करोड़ के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर आपको बता दें ईडी और बिनांस ने मिलकर कार्रवाई की है। ईडी ने चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए हैं और 400 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने चाइनीज गेमिंग ऐप पर कार्रवाई की है। तो 400 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया गया है। 4 लोगों को ईडी ने इस दौरान गिरफ्तार भी किया। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के अकाउंट फ्रीज किए और ये क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट है। चीन में ये सभी लोग बैठे हुए हैं। भारत से जो पैसा है वो चीन भेजा गया, वहां पर जाकर इसको क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन 400 करोड़ का ये पूरा घोटाला जो है बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में 2023 मई में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी ईडी ने की। ईडी की कोलकाता यूनिट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब जब उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तार चीन से जुड़ते हुए नजर आए। ये जो ऐप है दरअसल फिविन गेमिंग ऐप करके ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसमें मल्टीपल गेम्स जो है वो कस्टमर्स को खिलाई जाती थी। शुरुआती दौर में फ्री में ये गेम खिलवाए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ कूपन्स और कॉइन्स के जरिए पैसे जो है वो कस्टमर से लिए जाते थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पैसे लिए जाते थे बदले में पहले गेम जीतने के बदले पैसे दिए भी गए। बाद में जो अकाउंट क्रिएट कराए गए भारत के लोगों के, उस अकाउंट में जो पैसा उन्होंने जीता उसको विड्रॉ वो लोग नहीं कर पाए और इसी तरीके से घोटाले की शुरुआत हो जाती है। जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ था उसको मल्टीपल अकाउंट्स के जरिए चीन जो है वो भेजा गया और इसी को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया। ये जांच जब कोलकाता तक पहुंची, कोलकाता जो ईडी की टीम है उसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तब जाके पता लगा कि चीन में बैठे कुछ लोग इस तरीके की गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे हैं उनको चीन में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ईडी की टीम ने चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो करेंसी के जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया गया है। जानकारी ये भी